कथित शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शुगर और डाइट पर सियासत जारी है। इस बीच केजरीवाल ने जेल अधीक्षक को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने तिहाड़ जेल प्रशासन पर सवाल खड़े किए। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ने लिखा कि मैंने अखबार में तिहाड़ प्रशासन का बयान पढ़ा, जिसे पढ़कर मुझे दुख हुआ। तिहाड़ प्रशासन के दोनों बयान झूठे हैं। मैं रोज इंसुलिन मांग रहा हूँ। मैंने ग्लूकोमीटर की रीडिंग दिखाई और बताया कि दिन में 3 बार शुगर बहुत बढ़ रही है। एम्स के डॉक्टरों ने कभी भी नहीं कहा कि चिंता की कोई बात नहीं। एम्स के डॉक्टरों ने कहा वो डेटा और हिस्ट्री देखकर बताएंगे। तिहाड़ प्रशासन राजनीतिक दबाव में झूठ बोल रहा है। इधर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी कोर्ट को गुमराह कर रही है। वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी सही डाइट चार्ट फॉलो करेंगे तो ना उनको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, ना उन्हें स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात करने की जरूरत है और ना ही उनको इंसुलिन की जरूरत है। इधर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज कर रही है। अगर बाहर का डॉक्टर नहीं देख पा रहा तो जून 2022 के अंदर इन्होंने कानून पास किया था कि जेल के अंदर कोई भी बीमार होगा तो एम्स या आरएमएल के ही डॉक्टर देखेंगे। दरअसल ईडी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल शुगर को लेकर डाइट चार्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल की इंसुलिन देने और निजी डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इलाज की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि इस सिलसिले में एम्स के डॉक्टर्स की निगरानी में मेडिकल बोर्ड का गठन हो, जो ये तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दिया जाए या नहीं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि तिहाड़ जेल प्रशासन की जिम्मेवारी होगी कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखा जाए। बात पते की यह है कि केजरीवाल के शुगर और इंसुलिन के बहाने आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता की सहानुभूति बटोरना चाहती है, तो वहीं बीजेपी केजरीवाल को झूठा बताने में जुटी हुई है। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हमला और तेज कर दिया है। 24 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार कांग्रेस के न्याय पत्र पर हमला बोला। रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में कांग्रेस पर निशाना साधा था, तो आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आपकी संपत्ति पर कांग्रेस का पंजा चलेगा। ये माओवादी सोच है, ये कम्युनिस्टों की सोच है। ऐसा करके कितने ही देशों को वो पहले बर्बाद कर चुके हैं। अब यही नीति ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस भारत में लागू करना चाहती है। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा। इधर कांग्रेस के न्याय पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। इंडिया गठबंधन ने सरकार पर हल्ला बोल दिया है और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के बयान पर सीधे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग ऐसे बयानों पर चुप क्यों है। जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं हैं तो ऐसी चीजें लाते हैं। अगर उनके पास उनके ठोस मुद्दे हैं, ठोस काम है, वो बता सकते हैं। आपने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया? ये जो भाषण है इसकी आपको निंदा करनी चाहिए, मोदी जी को नोटिस देना चाहिए। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। केवल मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान की बात करना प्रधानमंत्री स्तर पर शोभा नहीं देता है। देश के सब लोग नागरिक हैं। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी के बयान पर निशाना साधा है
ओवैसी ने कहा कि मोदी ने आज मुसलमानों को घुसपैठिए बुलाया और कहा कि उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का रहा है। इधर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की चुनाव आयोग से शिकायत की, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर भी सरकार को घेरा। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि सबसे ज्यादा मंगलसूत्र तो कोविड के दौरान छिने थे। मंगलसूत्र कोविड के दौरान छिने थे। माफी मांगी प्रधानमंत्री ने देश की बहुओं से, बेटियों से, बहनों से। ये जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भाषा गैर संवैधानिक है। वहीं कांग्रेस के सहयोगी दल भी कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए। लेकिन प्रधानमंत्री का हाथ माता बहनों के मंगलसूत्र तक जाता है। अब ये नहीं दिखता है क्या इलेक्शन कमीशन को? इधर कांग्रेस ने सीधे सीधे चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस घोषणा पत्र की वो लाइनें दिखाए जिसमें ऐसा कहा गया। मेरी चुनौती है मोदी जी आपको, भारत के प्रधानमंत्री को और भाजपा को, हमारे घोषणा पत्र का वो पेज दिखाओ, वो लाइन दिखाओ जहां हमने ये कहा हो कि हम सबकी संपत्ति इकट्ठा करके मुसलमानों को दे देंगे। कांग्रेस के हमले पर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधन पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। Minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. छत्तीसगढ़ के कांकेर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल पूछते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है। दरअसल राजस्थान के बांसवाड़ा में रविवार को प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों का पैसा वो घुसपैठियों और जिनके बच्चे ज्यादा हैं उनमें बांट देगी। तो यहाँ समझिए, बात पते की ये है कि लोकसभा चुनाव में मुद्दे तो खूब उठ रहे हैं, लेकिन कौन से मुद्दे हार जीत तय करेंगे ये 4 जून को ही पता चलेगा जब नतीजों का ऐलान होगा। अगली खबर का रुख करेंगे। लोकसभा चुनावों के बीच पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने स्कूल शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया, साथ ही कोर्ट ने शिक्षक भर्ती पैनल 2016 को भी रद्द कर दिया, जिसके बाद करीब 25,000 शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि इस पैनल ने उस दौरान 25,700 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किए थे। इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए घूस लेने का आरोप लगा था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं और समूह सी और डी तक की उन सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया जिनमें अनियमितताएं पाई गई थीं। अदालत ने इस दौरान शिक्षकों को जो वेतन मिला है उसे भी लौटाने का आदेश दिया है, और वो भी 12% ब्याज के साथ। 2016 का जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है, ग्रुप सी, ग्रुप डी, 9, 10, 11, 12 कंडक्टेड बाय वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन, उसको पूरा कैंसिल कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग को दोबारा नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती पर आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। जहां बीजेपी ने ममता सरकार से इस्तीफे की मांग की है, तो वहीं ममता सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट का फैसला आते ही बीजेपी ने ममता सरकार को घेर लिया। केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार ने कहा कि इस फैसले के बाद ममता सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। शिक्षा मंत्री जेल में है, एसएससी जो स्कूल सर्विस कमीशन के कोई आधिकारिक भी जेल में है, तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को रिजाइन करना ही पड़ेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले पर आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। 26,000 टीचरদের চাকরি চলে যাবে। আমিও বলে রাখি, আমরাও লড়ে যাব, লড়াই করব, যাদের কথা বলা হয়েছে চাকরি
इस दौरान ममता बनर्जी बीजेपी पर हमला करने से भी नहीं चूकी। उन्होंने बीजेपी पर न्यायपालिका के फैसलों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती सन 2014 में निकली थी और इसके लिए भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू की गई थी। उस समय पार्थ चैटर्जी शिक्षा मंत्री थे। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की कई शिकायतें कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल की गई थीं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि कम नंबर वाले अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में ऊपर कर दिया गया, तो वहीं कुछ ऐसे भी उम्मीदवार थे जिनका नाम मेरिट में नहीं होने के बावजूद उन्हें नौकरी मिल गई थी। कई याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि कुछ ऐसे भी उम्मीदवारों को नौकरी दी गई जिन्होंने टीईटी परीक्षा भी पास नहीं की थी। हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद ईडी ने शिक्षक भर्ती और कर्मचारियों की भर्ती के मामले में मनी ट्रेल की जांच भी शुरू की और बाद में ममता बनर्जी सरकार में नंबर 2 कहे जाने वाले मंत्री पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही शिक्षक नियुक्ति घोटाला मामले में पार्थ चैटर्जी समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था और सबूत हाथ लगने पर ईडी ने पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले जुलाई 2022 में जब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में कद्दावर मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा तो नोटों की गड्डियां देखकर सभी दंग रह गए थे। उस समय ईडी की कई टीमों ने एक साथ पार्थ चैटर्जी समेत उनके कई करीबियों के यहाँ छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान अर्पिता मुखर्जी के आवास से करीब 50 करोड़ नकदी बरामद हुई थी। इसके अलावा भारी मात्रा में विदेशी करेंसी और गहने भी बरामद किए गए थे। साथ ही अर्पिता मुखर्जी के आवास से 22 मोबाइल भी बरामद हुए थे। शिक्षक नियुक्ति घोटाला मामले में पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के अलावा कई और लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें जेल में डाल दिया गया, जिनमें पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के पूर्व सलाहकार और पूर्व सचिव भी शामिल हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया था। तो बात पते की ये है कि लोकसभा चुनाव के बीच हाईकोर्ट के इस फैसले ने ममता बनर्जी को बैकफुट पर ला दिया है। बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश करेगी, जिससे टीएमसी की आने वाले चरणों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आगे बढ़ेंगे। बिहार में मछली मटन के बाद अब सत्तू पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सत्तू पीने की सलाह तो दी ही, साथ ही बिहार की सियासत में ये बयान देकर हड़कंप भी मचा दिया। अमित शाह जी आए बिहार तो सत्तू पिए। सत्तू पीने से शरीर ठंडा और दिमाग शांत रहता है और बिहार के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठंडे किसी को दिक्कत होता होगा तो उनको सलाह देना ही चाहिए। हो सकता है कि उनके लोगों का थोड़ा तबीयत खराब चल रहा होगा तो सत्तू पी रहे होंगे। कर्नाटक के हुबली में 18 अप्रैल को हुई छात्रा नेहा की हत्या मामले में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी अब खूब तल्ख हो गई है। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगाया। गौरव भाटिया ने कहा कि विपक्ष के पास सिर्फ 3 काम है। पहला तुष्टीकरण, दूसरा हिंदुओं से नफरत करना और तीसरा भारत विरोधी शक्तियों से हाथ मिलाना और उनका साथ देना। कर्नाटका की पुलिस नेताओं के दबाव में आकर जो आरोपी हैं उन पे कार्रवाई नहीं कर रही। सीबीआई जांच होनी चाहिए। बीजेपी के आरोपों पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने पलटवार किया और बीजेपी पर देश को तोड़ने की कोशिश का आरोप मढ़ दिया। हम भारत को जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं हमेशा। 18 अप्रैल को हुबली में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ की बेटी नेहा की हत्या के बाद से कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक की सियासत गरमाई हुई है, जहां बीजेपी इसे लव जिहाद बताते हुए कांग्रेस को घेरने में जुटी है। वहीं सिद्धरामैया सरकार ने लव जिहाद के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। हुबली के कॉलेज कैंपस में हुई छात्रा नेहा की हत्या का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा। हत्या के विरोध में आज भी कलबुर्गी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, जिसके लिए सैकड़ों की तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे और अपना विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर टायर में आग लगा दी और जमकर नारेबाजी की। नेहा की हत्या के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई।
कर्नाटक के धारवाड़ में अंजुमन-ए-इस्लाम के कार्यकर्ताओं ने शहर में मार्च निकाला। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता अपने हाथों में बड़ा सा बैनर लेकर चल रहे थे, जबकि कई कार्यकर्ता अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए थे जिन पर जस्टिस फॉर नेहा लिखा हुआ था। वहीं नेहा की हत्या के विरोध में हुबली में व्यापारियों ने शाह बाजार बंद रखा। इस दौरान सभी दुकानों में ताले नजर आए, जबकि सड़कें सुनसान दिखाई दी। तो इस पूरे मामले में बात पते की ये है कि चुनावी माहौल में लव जिहाद से जुड़े इस मामले ने बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का एक बढ़िया मुद्दा दे दिया है। वहीं कांग्रेस अब तक इसी मुद्दे पर ठीक से पलटवार तक नहीं कर पा रही है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल पूरा होने के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन पहुंचे और दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर भारतीय जवानों से मुलाकात की और विषम परिस्थितियों में भी देश की रक्षा में जुटे जवानों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी उनके साथ मौजूद थे। सियाचिन में जवानों के साथ मुलाकात के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके साथ मिलकर भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की इससे पहले रक्षा मंत्री ने सियाचिन बेस कैंप में युद्ध स्मारक पर जाकर वीर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना की तैयारियों की समीक्षा की और सियाचिन बेस कैंप में जवानों को संबोधित भी किया। जानते हैं कि हमारी राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई है और हमारा टेक्नोलॉजिकल कैपिटल या जिसे प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं वह बेंगलुरु है। जिस तरह ये सभी जगह हमारी अलग अलग राजधानियां हैं, उसी तरह हमारे भारतीयों की वीरता और शौर्य की राजधानी सियाचिन है। काराकोरम रेंज में करीब 20,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां सैनिकों को भारी बर्फबारी और तेज हवाओं से जूझना पड़ता है। सियाचिन का नाम आते ही हर भारतीय को ऑपरेशन मेघदूत की याद आ जाती है। जी हाँ, ये वही ऑपरेशन है जिसके जरिए 40 साल पहले भारतीय सेना ने सफलता का स्वर्णिम अध्याय लिखा था। भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत को अंजाम दिया था। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में शुरू हुआ था, लेकिन भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर 1978 से ही सियाचिन में एक्टिव थे। बंटवारे के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था, उसमें युद्ध विराम रेखा सियाचिन ग्लेशियर के लिए अस्थायी थी, लेकिन ये नहीं सोचा था किसी ने भी कि इतनी ऊंचाई पर भी सैन्य अभियान हो सकता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला कि पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जे की फिराक में है, जिसके बाद थल सेना और वायुसेना ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने जवानों को एयरलिफ्ट किया और खाद्य पदार्थों के साथ उनको सियाचिन की बर्फीली चोटियों तक पहुंचाया। करीब 300 सैनिक ग्लेशियर की चोटियों पर तैनात हो गए और सियाचिन ग्लेशियर भारत के अधिकार क्षेत्र में आ गया। अगली खबर का रुख करेंगे। चीन और पाकिस्तान की सीमा पर भारत अपनी सुरक्षा को और कड़ा करने की तैयारी में है। दुश्मनों के खतरनाक मंसूबों को देखते हुए भारत ने दोनों देशों की सीमाओं पर 3000 मिसाइल तैनात करने का फैसला लिया है, जिसे कंधे पर रखकर लॉन्चर की मदद से आसानी से दागा जा सकेगा। ये मिसाइलें कम दूरी की मार के लिए तैयार की गई हैं और जहां भी ये मिसाइलें गिरेंगी वहां पूरे इलाके को तबाह कर देंगी। इस प्रोजेक्ट की लागत 6,800 करोड़ बताई जा रही है और इसे देश में ही तैयार किया जाएगा। कम दूरी तक मार करने वाले इस एयर डिफेंस सिस्टम को VSHORAD यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स का नाम दिया गया है, जो कम दूरी के इलाके में हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है और इसकी मदद से दुश्मन की ड्रोन, फाइटर एयरक्राफ्ट और चॉपर को खत्म किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि VSHORAD मिसाइलें यूक्रेन रूस युद्ध में अपनी काबिलियत साबित कर चुकी हैं, जिसके बाद अब भारत भी पाकिस्तान और चीन की सीमा पर इन मिसाइलों को तैनात करने जा रहा है। कंधे पर लॉन्चर की मदद से इन मिसाइलों को आसानी से दागने की क्षमता की वजह से ही ये खास बताई जा रही हैं। सीमा पर भारत को घेरने की कोशिशों में जुटे पाकिस्तान और चीन के लिए कम दूरी की ये मिसाइलें बड़ी चुनौती साबित हो सकती हैं। जवान इन मिसाइलों को लेकर दुश्मन के करीबी इलाके तक आसानी से पहुंच सकते हैं, जहां वो कंधे पर रखे लॉन्चर की मदद से इन मिसाइलों को दाग सकेंगे। जानकारी के मुताबिक इस परियोजना के तहत सेना और वायुसेना के लिए
500 लॉन्चर और 3000 मिसाइलें रूस से खरीदने की योजना है। रूस की इन इग्ला एस मिसाइलों को भारत में ही तैयार किया जाएगा। इसके लिए हैदराबाद और पुणे में मिसाइलें बनाने का काम भी शुरू हो गया है। ये पूरा प्रोजेक्ट 6800 करोड़ रुपए का है। इन मिसाइलों से ड्रोन, चॉपर, लड़ाकू विमान को खत्म किया जा सकता है। अभी भारत में 1989 में शामिल की गई इग्ला 1M VSHORAD मिसाइल प्रणाली है, जिनकी जगह अब रूसी इग्ला एस जगह लेंगी, जिसमें 3000 मिसाइलें पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात होंगी। तो आपने ये खबर देखी। बात पते की यह है कि कंधे से लॉन्च होने वाली ये मिसाइलें चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती हैं, क्योंकि ये दूर खड़े दुश्मन के साथ साथ आसमान में उड़ रहे फाइटर प्लेन्स को भी पलक झपकते ही मिट्टी में मिला सकती हैं। तो चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे। क्या आप जानते हैं देश का सबसे अमीर मंदिर कौन सा है और उसके पास कितनी संपत्ति है? नहीं जानते? चलिए मैं आपको बताती हूँ। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में से तिरुमला तिरुपति देवस्थानम देश का सबसे अमीर मंदिर है। जानकारी के मुताबिक तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के पास कुल 18,817 करोड़ रुपए का कैश रिजर्व यानी बैंक बैलेंस है। मंदिर ट्रस्ट ने इस साल 1,161 करोड़ रुपए की एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट करवाई है। ट्रस्ट बीते 12 सालों से हर साल 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की एफडी करवा रहा है। हालांकि 2019 में कोविड की वजह से चढ़ावे में कमी आई थी और उस साल मंदिर ट्रस्ट ने सिर्फ 285 करोड़ रुपए की एफडी करवाई थी। मंदिर ट्रस्ट की बैंकों में कुल एफडी 13,287 करोड़ रुपए की हो चुकी है, जबकि मंदिर से जुड़े दूसरे ट्रस्ट ने भी बैंकों में 5,529 करोड़ रुपए की एफडी करवाई हुई है। जानकारी के मुताबिक तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट को हर साल एफडी पर ब्याज के रूप में ही 1600 करोड़ रुपए की कमाई मिलती है। सोने की बात करें तो मंदिर ट्रस्ट ने 11,329 किलो सोना बैंकों में जमा करवा रखा है। मार्केट रेट से अगर इसको देखें तो आज की तारीख में सोने की कीमत करीब 7,500 करोड़ रुपए की है। बारीक नक्काशी और बनावट के लिए मशहूर तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की जाती है, जो भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ पर लगी आग देर रात विकराल हो गई। तेज हवा के साथ आग इतनी तेजी से फैली कि आसमान में दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई देने लगी। और गाजीपुर लैंडफिल साइट से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें कूड़े का पहाड़ सुलगता नजर आया। आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे पहाड़ को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद पूरा पहाड़ लाल रंग का दिखाई देने लगा। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड ने अपनी 10 से ज्यादा गाड़ियां और 11 टीमें आग बुझाने के काम में लगा दी, लेकिन सुबह तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बताया गया कि कूड़े से निकलने वाली गैस की वजह से आग लगी और देखते ही देखते आग ने बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। जो गीला ये होता है मेटल कबाड़, उसके दबे रहने से हीट पैदा होती है, फिर उसमें गैस बनती है, गैस से ही आग लगती है। क्योंकि ये आग पहाड़ के ऊपरी हिस्से में लगी, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकी और आग को तुरंत नहीं बुझाया जा सका। वहीं रात भर सुलगती इस आग ने कूड़े के पहाड़ के पास बनी कॉलोनीज में रहने वाले लोगों की नींद छीन ली। आग से उठने वाले धुएं ने लोगों का सांस लेना तक मुश्किल कर दिया, क्योंकि आग से उठा धुआं कई किलोमीटर तक फैला। जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ काले धुएं से लदा आसमान ही नजर आया और इस जहरीले धुएं की वजह से लोग रात भर सो नहीं पाए। जो लोग यहाँ किसी काम से आए थे, उनका भी खांस खांस कर बुरा हाल हो गया। अभी दिक्कत थोड़ा सा मुझे यहाँ सांस लेने में हो रही है। यहाँ का जो पॉल्यूशन निकलेगा ना, मैं सच्ची कह रहा हूँ, यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ज्यादा तकलीफ पड़ेगी। कूड़े के पहाड़ से सुबह भी भयंकर धुआं निकलता रहा। इस धुएं की वजह से पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर का इलाका ऐसा नजर आया जैसे दिवाली के बाद प्रदूषण दिखता है। आसमान में प्रदूषण की मोटी परत छाई रही, तो वहीं लोगों का सड़क पर से निकलना तक दूभर हो गया। स्कूल जाने के लिए बच्चे भी जब वहाँ से निकले तो उन्होंने आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की। और ये 1990 से झेल रहे, शुगर, बीपी, थायराइड, दुनिया भर की बीमारियाँ हैं यहाँ, आँखों में दिक्कत है यहाँ। धुआं आ रहा था, हमें खांसी हो रही थी, जैसे कि बीमारी सी लग जाती है ना, ऐसे हो रही थी। मतलब खांसी जुकाम ये सब आ रहे हैं, उन्हें बीमारी पड़ रही है बहुत ज्यादा। लोगों का आरोप है कि कूड़े के ढेर से आने वाली बदबू से वो पहले से परेशान थे। ऐसे में आग लगने से उनकी तकलीफों में और ज्यादा इजाफा हो गया। लेकिन कूड़े के पहाड़ पर धधकती आग को लेकर सुलगती सियासत भी देखने को मिली।
बीजेपी ने इस गंदगी के लिए सीधे तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। दिल्ली बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट करके दिल्ली सरकार को घेरा। दिल्ली बीजेपी ने लिखा कि दिल्ली लंदन तो नहीं बन पाई, लेकिन कूड़े के पहाड़ पर बार बार लग रही आग से ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी राजधानी को राख बनाकर ही छोड़ेगी। इसी बीच दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने आज गाजीपुर लैंडफिल साइट पर जाकर मुआयना भी किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की नियत ही नहीं है कि वो कूड़े के पहाड़ को साफ करें। आसपास जितने लोग रहते हैं उनके लिए नारकीय जीवन कर दिया इन लोगों ने। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने दिसंबर 2023 तक कूड़े का पहाड़ हटाने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं कर पाए। दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर उंगली उठाई तो आम आदमी पार्टी के नेता भी चुप कैसे रहे। दिल्ली एमसीडी की मेयर शैली ओबराय ने तो बीजेपी को इस मामले में राजनीति न करने की चेतावनी तक दे डाली। साथ ही साथ ये कहते हुए बीजेपी पर निशाना साधा कि जब एमसीडी बीजेपी के हाथ में थी तो उन्होंने स्थिति क्यों नहीं बदली। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जब से नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से लेके अभी तक एमसीडी के कामों में खलल डाला है। वहीं इस मामले में दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने घटना की जांच कराने की बात कही। और हम ये आग कैसे लगी, ये आग किसने लगाई, ये आग किस प्रक्रिया से लगी, इस पर एक इन्वेस्टिगेशन जरूर करें। वहीं सियासत के बीच दिल्ली पुलिस भी अलर्ट रही। पुलिस ने आशंका जताई कि कूड़े के पहाड़ पर आग खुद नहीं लगी बल्कि लगाई गई है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी। वहीं इस मामले में दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पर्यावरण विभाग के सचिव से 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। कूड़े के पहाड़ से निकलने वाला धुआं बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। उससे आम आदमी को कई दिक्कतें हो सकती हैं और हो रही हैं। कूड़े के पहाड़ में लगी आग से उठ रहे धुएं में कई जहरीली गैसों, प्लास्टिक और हानिकारक कणों का मिश्रण होता है। कुछ देर तक धुएं की चपेट में आने से आंखों में जलन और शरीर में खुजली हो सकती है, जबकि ज्यादा देर तक इस खतरनाक धुएं की चपेट में आने से अस्थमा और हृदय रोग का खतरा भी बढ़ सकता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि कोई इंसान अगर ज्यादा देर तक इस खतरनाक धुएं की चपेट में रहा तो बारीक जहरीले कण उसके फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं, जिससे फेफड़ों का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा इस जहरीले धुएं की वजह से ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी भी हो सकती है, जिससे श्वास नली में सूजन और जलन रहती है। वहीं बलगम और खांसी की समस्या भी बढ़ जाती है। इसके अलावा इस खतरनाक धुएं की वजह से दिल का दौरा, फेफड़ों के कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए ये धुआं और भी ज्यादा खतरनाक है और इस जहरीले धुएं की चपेट में आने से महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। और अब बात पते की यह है कि 70 एकड़ में फैले गाजीपुर लैंडफिल साइट पर करीब 84 मीट्रिक टन कूड़ा पड़ा हुआ है। कूड़े के पहाड़ को हटाने के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय खिलाड़ी पूरी दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं और इसी कड़ी में नया नाम है शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश का, जिन्होंने भारतीय शतरंज के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। गुकेश सबसे कम उम्र में कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। गुकेश ने ये उपलब्धि सिर्फ 17 साल की उम्र में हासिल कर नया इतिहास रच दिया है। गुकेश ने अपने आखिरी मुकाबले में अमेरिका के हिकारू नाकामुरा के खिलाफ ड्रॉ खेला और टूर्नामेंट में 14 में 9 पॉइंट हासिल करके खिताब पर कब्जा जमा लिया। विश्वनाथन आनंद के बाद कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट जीतने वाले डी गुकेश दूसरे भारतीय बन गए। इस कामयाबी के बाद गुकेश अब वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को चुनौती देंगे। गुकेश 12 साल की उम्र में ही भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे। डी गुकेश की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी है। अगली खबर का रुख करेंगे। इजरायल से युद्ध के हालात के बीच ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी 3 दिन के दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उनकी अगवानी करने एयरपोर्ट नहीं पहुंचे, बल्कि पाकिस्तान के आवास मंत्री मियां रियाज हुसैन पीरजादा ने एयरपोर्ट पर रईसी का स्वागत किया। इस दौरान वहां पहुंचे बच्चों ने गुलदस्ते देकर ईरान के राष्ट्रपति का वेलकम किया।
एयरपोर्ट पर मंत्रियों और अफसरों से मुलाकात के बाद रईसी सीधे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सरकारी आवास पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों नेताओं ने पीएम आवास में पौधा भी लगाया। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई और अलग अलग क्षेत्रों में 8 समझौतों पर दस्तखत भी किए गए। Zee News।